सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य ब्रजमणि पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान पलवल हरियाणा से। आज का जो हमारा विषय रहा वो खास करके इसके लिए है कि आयुर्वेद की सभी औषधियाँ सभी रोगियों को सभी रोगों में समान रूप से लाभकारी क्यों नहीं होती है। जैसे अभी देखा जाता है कि मैंने फलानी चीज़ ले ली, हमारे पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम है, हमने अपने पड़ोसी को बताई, या हमारे पड़ोसी की जो समस्या है वो मुझे भी हो रही है। मेरा पड़ोसी फला दवा खा करके, फलानी एक्सरसाइज करके, योग करके, परहेज करके या किसी भी नियम का पालन करके वो ठीक हो गया। लेकिन वही नियम का पालन किया, वही विषय वस्तु का उपयोग हमने किया, वही योगासन का हमने किया, वही औषधि का हमने किया, उसी चिकित्सक के पास हम गए, लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ। तो होता क्या है कि जब लाभ नहीं होता है तो वो चिकित्सक, वो औषधि, वो योग, वो जो आपने प्रयोग किया है अपनी बीमारी के लिए, वो फिर सम्मान का पात्र नहीं होता है। जबकि सच बात तो ये है मित्रों कि हमने स्वयं में अपने आप को नहीं देख पाया, अपने आप को नहीं समझ पाया। जैसे कि एक घर का कोई व्यक्ति होता है या कोई भी व्यक्ति है जिसका अपना एक जीवन होता है और अपने जीवन काल में वो सभी के लिए भला नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति स्वयं में गलत तो नहीं है ना, किसी के लिए तो अच्छा है। अब जिसके लिए अच्छा नहीं है तो उसके लिए उसकी नज़र में वो सम्मान का पात्र नहीं होता है, क्योंकि वो उसके व्यवहार में नहीं आया। इसी तरीके से औषधि भी होती है। अब औषधि के गुण अलग हैं, व्यक्ति के गुण अलग हैं, वस्तु के गुण अलग हैं। यानी हर व्यक्ति विषय वस्तु का जो भी आपको चर अचर रूप से देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, और वो किसी के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन किसी के लिए उपयोगी नहीं है। अब इस एंगल को हमें समझना है कि आखिर ये है क्या। कोई भी विषय वस्तु मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती है, मेरे चाचा को अच्छी नहीं लगती है, परिवार में किसी और को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लॉजिक क्या है, ये सिस्टम है क्या? इसको समझने के लिए जैसे मैंने कहा है कि आपको हर विषय वस्तु को समझना है, उसी तरीके से हमें अपने आप को भी समझना है। अपने आप को कैसे समझेंगे? बाहर पेन होगा, इसको लिख दीजिएगा। कॉलिंग नंबर अपना लिखिएगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हम गुड़ लेने गए बाजार से, चीनी लेने गए, गाय लेने गए, कपड़ा लेने गए, वाहन लेने गए, यानी हम अपने जीवन के उपयोग के लिए जब भी कोई विषय वस्तु लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी हमें क्या दिखाई देती है? शकल, उसका रंग, उसका रूप, फिर उसके गुण दिखाई देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो गुण के आधार पर खरीदी जाती हैं, कुछ चीज़ों के गुणों के अनुमान शकल देख के बताई जाती है कि आकार देख के अनुमान लगाया जाता है। कुछ चीज़ों को हम खरीदते हैं कलर के आधार पर। जैसे कि अगर हम गुड़ को खरीदने जाएंगे बाज़ार में मित्रों, तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका ब्राउन कलर है, चॉकलेटी कलर है, तो गुड़ अच्छा होगा, कुछ बनावटी तो नहीं है। स्वाद पर उसका ध्यान हम नहीं लेंगे। अब जब बात आती है स्वाद की, तो कुछ चीज़ें स्वाद के आधार पर खरीदी जाती हैं। गुड़ को आप मुख्य रूप से देखेंगे कलर। अगर वहीं पर हम दूसरी चीज़ की बात कर देते हैं कि स्वाद के आधार पर हम जो भी खरीदेंगे उसमें हम कलर प्रदान नहीं मानेंगे, भाई हमने स्वाद के लिए ले लिया। जैसे कि ड्राई फ्रूट के बारे में बात करते हैं, बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया। आम का भी आप कलर नहीं देखेंगे, खास करके उसके स्वाद को देखेंगे। खरबूजा होता है, तरबूज होता है, कलर को इतना वैल्यू नहीं देंगे। और कुछ कुछ चीज़ें कलर से भी डायग्नोस होती हैं कि खरबूजा या तरबूज, ये जो भी विषय वस्तु है या आम है, यानी फल, स्वाद किसका अच्छा है। तो कुछ चीज़ें स्वाद के आधार पर होती हैं, कुछ चीज़ें कलर के आधार पर होती हैं, कुछ चीज़ें उसके गुण धर्म के
आधार पर होती है। ड्राई फ्रूट में आपको गुण धर्म जब होते हैं कि भाई बादाम बहुत अच्छी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, तो उसको आपको ना कलर से मतलब है ना आकार से मतलब है। वो किसके लिए ली जा रही है? ताकत के लिए। फल फ्रूट आदि हम जो खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं? स्वाद के लिए और पाचन के लिए। हालांकि सारी चीज़ें पाचन प्रणाली हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेंगी, लेकिन उन विषय वस्तुओं में सबसे जो मुख्य है कि कोई चीज़ स्वाद को आधार रख करके खरीदते हैं या उपयोग में लाते हैं, कोई चीज़ उसके कलर यानी रंग को देख करके खरीदते हैं, तो हम क्या देखेंगे? रंग रूप तो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उस परिवार के व्यवहार और गुणधर्म अच्छे नहीं है, समाज में अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम अपने बालक या बालिका का रिश्ता उस घर और परिवार में नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब वहाँ रूप नहीं, कई बार ये देखने को मिलता है कि रूप बहुत अच्छा है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम संबंध नहीं बनाते हैं, ऐसे परिवार से संबंध या रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करते। रूप थोड़ा सा भले ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो परिवार के गुणधर्म बहुत अच्छे हैं, चाल चलन बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, हम उस परिवार से रिश्ता ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिस तरीके से हम दूसरे को गुण धर्म आकार और आकृति और स्वाद के आधार पर अपने जीवन में लाते हैं या अपने उपयोग में लाते हैं या अपने उपभोग में लाते हैं, उसी तरीके से जब हम दूसरे विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी विषय वस्तु पर भी, मैं क्या हूँ, अपने पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अगर इन दोनों पहलुओं में से कोई एक पहलू कमज़ोर रहा, आपको पता है कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, बहुत सारे उदाहरण, उनमें से एक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा मित्रों। तो अब यहाँ पर चूंकि मैं एक पंचतत्व चिकित्सक हूँ, पंचतत्व पर काम करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मैंने जो देखा है, ब्रह्मांडे सब पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटती हैं वो मेरे शरीर के अंदर घटनाएं घटती हैं। और ये शरीर बना है 5 चीज़ों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और ब्रह्मांडे सब पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो किस में है? इस पिंड में है। अगर मुझे इस ब्रह्मांड को समझना है तो मुझे अपने पिंड को समझना पड़ेगा। अगर पिंड को समझ लिया तो हमने समझिएगा कि पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया मित्रों। कहने का सीधा सा अभिप्राय है, पिंड को हमें समझना होगा। और पिंड को समझने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म गुरुओं ने सीधा सा सिद्धांत दिया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो इस ब्रह्मांड की जो भी विषय वस्तु है उसके अंदर 5 विषय वस्तु ही है, छठवां कोई है नहीं। अब यहाँ पर चूंकि मेरी बात को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, खास करके वो लोग अधिक और अच्छे से समझ पाएंगे जो पंचतत्व से जुड़े हुए हैं, जो पंचतत्व चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, जो संस्थान के अन्य साधनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं। बाकी हमारी कोशिश ये है कि मैं ऐसे शब्दों का या ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करूं कि आम जन व्यक्ति के समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मांड में जो है वो इस पिंड में, और पिंड का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। दुनिया की हर विषय वस्तु 5 तत्व से मिली हुई है। ये बीमार कब होता है? जब इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व बढ़ जाए या घट जाए, तब ये बीमार होता है। और उस बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है। अब पंचतत्व प्रकृति के साथ में कैसे काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज के दिन से पीछे 15 दिन सर्वाइकल और किडनी स्टोन के पेशेंट अधिक थे। आज से 15 दिन तक ये पेशेंट धीरे धीरे कम होंगे और पाइल्स के पेशेंट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये जो समय है, बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश का मौसम पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। और पृथ्वी तत्व खास करके जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के समय हुआ, जैविक घड़ी जो भाई राजीव भाई ने बहुत अच्छे से उसका समझाया था और अन्य अपने व्याख्यानों में चर्चा की थी, उसके अंदर जहाँ पृथ्वी तत्व, कहने का मतलब स्टमक और स्प्लीन, पेट और आमाशय और तिल्ली के समय जिसका जन्म होगा, समझ लीजिएगा कि वो इस मौसम में ज़्यादा परेशान होंगे। और आज का जो समय चल रहा है, इस समय बर्रे, ततैया, बिच्छू
ये ज़्यादा काटेंगे, बारिश के बाद ये नहीं काटेंगे, सर्दियों में ये नहीं काटेंगे, सर्दियों के बाद ये नहीं काटेंगे, पथरी का दर्द सर्दियों में कम होगा, ये कन्फर्म है। यानी ऋतुओं के आधार पर पंचतत्व हैं, पंचतत्व के आधार पर हर व्यक्ति विषय वस्तु में मूवमेंट होता है, उनके गुणधर्म बदलते हैं। तो अब जिनका जन्म पृथ्वी तत्व में होगा वो इस समय अब बीमार होंगे। इसके लिए एक अलग अलग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी आपको बता देता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी, यानी उत्तम खेती और प्रथम सुख निर्मलो काया। अगर पहला सुख चाहिए यानी शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो खेती करने का नियम है, संयम है, समय है, खेती में उपजने वाले जो अन्य अनाज हैं और उन अनाजों को बोने में, काटने में, संजोनों में जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि जिन लोगों ने पीछे गेहूं काटे हैं उनको सर्वाइकल पेन नहीं होगा, किडनी स्टोन बनने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि गेहूं की कटाई के समय हमारे हाथ यानी ये एक्सरसाइज होती है, ये हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्व प्रधान है, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है और कंधे की पूरी एक्सरसाइज होती है। अब जिसने गेहूं काटने के समय इसका पालन किया है उसको सर्वाइकल नहीं होगा। बैठ करके हम काटते हैं तो जो पेट का सिस्टम है वो हमारा एक्टिव होता है। अब जिन लोगों ने नहीं काटे वो इस बारिश के मौसम में परेशान होंगे। हालांकि मैं अगला एपिसोड चतुर्मास पर करने वाला हूँ और पूरा लॉजिकली सिस्टम से हो, मेरी ये प्रयास है। तो इसी तरीके से जैसे कि सर्दी के मौसम में यूरिन ज़्यादा आएगी, अभी यूरिन नहीं है, यानी हर मौसम का एक लक्षण है, हर मौसम का एक स्वभाव है, और जैसे लक्षण गुण धर्म होते हैं वैसे ही मानव की प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। जैसे कि हर बारिश में हर साल कहीं कच्छादारी, कहीं बच्चा चोर, कहीं चुटिया चोर, ये अन्य दिनों में क्यों नहीं आते हैं भाई? क्योंकि आर्द्रता बढ़ी और आर्द्रता पृथ्वी तत्व के संपर्क में आती है, और जब पृथ्वी तत्व हमारा बिगड़ता है मित्रों तो स्टमक और स्प्लीन यानी तिल्ली में दिक्कत आती है, भाव में हम ईर्ष्या करने लगते हैं लोगों से, और जब हम ईर्ष्या करते हैं तो झगड़े होना स्वाभाविक है। ये है पृथ्वी तत्व का गुण। इसी तरीके से एक जल का गुण है, जब जल तत्व हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमें नींद नहीं आएगी, हम चिंतातुर होने लगे, चिंताएं बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, अकारण चिंताएं हम करने लगेंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। यानी ये जल तत्व के गुण हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ गुण हैं, उनकी फिर एक अवस्था है, उनका एक स्वभाव है, उनका एक स्वाद है। तो जो संस्थान के माध्यम से हमारे चिकित्सक बंधु जो भी चिकित्सा करते हैं वो इन्हीं गुण दरों के आधार, इन्हीं के आधार पर अब स्वाभाविक रूप से बारिश आई तो घबराहट, बेचैनी, ईर्ष्या होने लगी, लेकिन होगी किसको? खास करके जिसका पृथ्वी तत्व में जन्म होगा। कुल मिला के मेरा इधर आने का या इतनी इस विषय पर चर्चा करने का उद्देश्य ये है मित्रों, मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कहता हूँ कि जीवन की जो भी घटनाएं हैं, अच्छी हों या बुरी हों, वो पंच तत्व प्रधान हैं, और उनका सही और सटीक समाधान के लिए पंच तत्व में आप जाइएगा, पंच तत्व के माध्यम से करिएगा। और जो चीज़ें हम या हमारा संस्थान कहता है मित्रों, उनको करके दिखाने की क्षमता भी रखता है खुले मंच पर। एक कहना और एक करना, दोनों में अंतर होता है। हमने जैसे कहा कि भाई जल तत्व के ये गुणधर्म है, पृथ्वी तत्व के ये गुणधर्म है, और अगर ये लक्षण किसी विषय वस्तु में या व्यक्ति विशेष में है तो हम उसको करके भी दिखा सकते हैं। और इसके उदाहरण आप सब लोगों को अन्य संस्थान के यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि जीवन में आप किधर भी जाइएगा, सबसे पहले पंच तत्व को समझ लीजिएगा। पुनः हम अपने विषय पर आते हैं, ऐसे विषय बहुत सारे हैं। मेरा बस निवेदन है कि पंच तत्व को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर बात थी अजवाइन की, कि अजवाइन हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति की खांसी ठीक नहीं करता है। अब अजवाइन पर एक बार हम पंचतत्व सूत्र को लगाएंगे, दूसरी चर्चा करते हैं। मेरे कहने का सीधा सा अभिप्राय या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, और वो समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो भी विषय वस्तु है, वो सब पंच तत्व से ओतप्रोत है।
उस पंचतत्व को हम समझेंगे कैसे? जैसे मैंने अभी संस्थान के माध्यम से आपको बताया कि उस विषय वस्तु को समझने के लिए हम उसके रंग के आधार पर समझेंगे, आकृति के आधार पर समझेंगे, आकार के आधार पर समझेंगे। विषय वस्तु किस मौसम में अधिक बढ़ती है उसके माध्यम से हम समझेंगे। वो विषय वस्तु किस मौसम में उगती है, किस मौसम में उसका पूरा जोर होता है, किस मौसम में वो शांत होती है, किस मौसम में वो अपने आक्रांत रूप में जाती है। कोई भी विषय वस्तु हो तो हम समझेंगे कैसे उसको? रंग से, स्वाद से, स्वभाव से, आकार से, आकृति से। पंचतत्व एक केवल चिकित्सा नहीं है मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ अवगत कराना चाहता हूँ। पंचतत्व एक जीवन जीने की कला है। आपकी ज़िंदगी में और जीवन में जो भी चीज़ें हैं, हालांकि वो एक सिद्धांत अलग है कि प्रकृति को जब जैसी चीज़ें ज़रूरत होती है और प्रकृति आपके माध्यम से जब जहाँ जो कराना चाहती है वो कराती है, लेकिन प्रकृति भी कराती क्यों है? और प्रकृति हर व्यक्ति को उस काम के लिए नहीं चुनती है। एक ही पिता की 4 संतानें, लेकिन चारों अलग अलग, उनके कार्य, कलाप, व्यवहार, व्यवसाय, शादी, संबंध, सारी चीज़ें अलग हैं। क्यों हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कोई सर्दी में बीमार, कोई गर्मी में बीमार, कोई बारिश में बीमार। अब आपने देखा होगा कि जब भी बारिश आती है तो बड़े बूढ़ों को बहुत संभालना पड़ता है, और बड़े बूढ़े जब भी घर से बाहर जाते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं तो पूरे घर की नज़र रहती है। लेकिन बच्चे रुक नहीं सकते हैं। बारिश का मौसम जो बच्चों को अच्छा लगता है वो बड़े बूढ़ों को अच्छा नहीं लगता, और बारिश का मौसम आते ही बच्चे स्वाभाविक रूप से उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। लेकिन ये मौसम सबके लिए तो अच्छा नहीं है। इसी तरीके से सर्दी का मौसम सबके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, बॉडी बिल्डर हैं, अपने बॉडी को, शरीर को मजबूत करने वाले लोग हैं, जिम जाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो सर्दी का मौसम होता है वो बहुत एक वरदान बन के आता है। लेकिन वही सर्दी का मौसम अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं, जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। कहने का मतलब मौसम अपने आप में ठीक है, एक किसी व्यक्ति विशेष को लाभकारी है और एक किसी व्यक्ति विशेष को नुकसानदेह है। ये जो लॉजिक है इसके पीछे, उसका कारण क्या है, विज्ञान क्या है, लॉजिक क्या है, ये इसको हम समझेंगे कैसे? तो इसी तरीके से हम अपने बिंदु पर आते हैं मित्रों कि अजवाइन और खांसी का। मैंने पिछली बार एक वीडियो यूट्यूब पर डाला कि पूज्य राजीव भाई ने कहा कि खांसी के लिए अजवाइन को आप तवे पर भूनिए और भूनने के बाद उसको चबाइए, खांसी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से कहा कि नज़ला, सर्दी, जुखाम अगर किसी को है तो गाय का घी नाक में आप डालिएगा, आपकी नाक या नज़ला या साइनस आपका ठीक हो जाएगा। अर्थराइटिस अगर आपको है तो हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा आप ले लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। और अर्थराइटिस है तो आप चूने का सेवन करिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं चिकित्सक हूँ और हर दिन सैकड़ों चिकित्सा करने का मुझे मौका मिलता है, और ये काफ़ी लंबे समय से हमारे जीवन में सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो रोगी आते हैं उनमें से सभी का तो हरसिंगार खाने से, हरसिंगार का काढ़ा लेने से, चूना खाने से, नाक में घी डालने से उनकी जो जो बीमारियां वो ठीक नहीं होती। जब ठीक नहीं होती है तो आयुर्वेद से उनका व्यवहार या विश्वास टिकता नहीं है। वो ठीक क्यों नहीं होती हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यानी एक औषधि आपको ठीक कर रही, मुझे ठीक नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? ये चीज़ को हमें समझना है मित्रों। तो इस तरीके से अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अजवाइन पर। आगे हम और से एपिसोड पर या आगे हम जब भी आपके साथ में जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे सवालों पर हम चर्चा करें। अभी हमारा जो विषय है अजवाइन और खांसी। मैंने पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि जो अजवाइन है वो क्या है। अजवाइन आकाश तत्व और अग्नि के संपर्क में, यानी उसको भूना तो अग्नि तत्व हो गया। यानी अजवाइन का सेवन हमने जो किया है, अजवाइन के रूप में हमने जो औषधि ली है, वो औषधि अग्नि तत्व और आकाश तत्व को हमारे शरीर में बढ़ाएगी। अब अग्नि और आकाश तत्व को जब हमारे वो शरीर में बढ़ाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिर कंट्रोल किसको करेगी, वो ठीक किसको करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अग्नि का संबंध सीधा आकाश से है और आकाश का संबंध सीधा वायु से है। और
आकाश का संबंध सीधा अग्नि से और वायु से है, इसी तरीके से अग्नि का सीधा संबंध आकाश और जल से है। अब खांसी के लिए मैंने जो बताया था कि खांसी आपको अधिकांश तब होती है जब आपके शरीर में वायु का प्रकोप हो, यानी वायु तत्व। वायु बात की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि बात का जो निर्माण हुआ वो आकाश और वायु तत्व से हुआ। मैं यहाँ पर पंचतत्व के सिद्धांत की बात करता हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ। आयुर्वेद बात, पित्त और कफ के आधार पर काम करता है, लेकिन पंचतत्व 5 तत्वों के आधार पर काम करता है। तो खांसी के जो तत्व निकल के आए, आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि खांसी अधिकांश जो होती है वो जल और वायु के प्रकोप, यानी शरीर में अगर वो ज़्यादा हो गए तो अधिक होगी। अब ठीक उसी को करेगी जिसकी खांसी वायु और जल तत्व के संपर्क में जाने से हुई है मित्रों। अब अगर किसी की खांसी आकाश तत्व में जाने से हुई है, या आकाश तत्व के प्रकोप की वजह से हुई है, या पृथ्वी तत्व के प्रकोप की वजह से हुई है, या अग्नि तत्व के प्रकोप की वजह से हुई है, तो खांसी ठीक नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। जैसे किसी को खांसी गर्मी में है, किसी को खांसी सर्दी में है, किसी को खांसी बरसात में है, किसी को खांसी गर्मी बरसात के बीच के मौसम में, यानी सबको खांसी एक समय एक मौसम में नहीं होती है, ये तो कन्फर्म है। यानी कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को एक मौसम में नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट और साफ हो गया है मित्रों कि अजवाइन का सेवन अगर वायु और जल तत्व वाले करेंगे, किसके लिए? खांसी के लिए, तो उनको लाभकारी है। और उसी अजवाइन का सेवन अगर अग्नि तत्व वाले अग्नि तत्व के संपर्क में हुआ तो नहीं होगा। कहने का मतलब जिस तरीके से हम विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हमें भी समझने की कोशिश करें कि हम क्या हैं, अपने आप में मैं क्या हूँ। सीधा सा मतलब मेरा कौन सा तत्व है, ये समझेंगे आप कैसे? मित्रों, मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बता दूं कि अगर जैविक घड़ी की आप बात करेंगे और जैविक घड़ी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जैविक घड़ी में 12 अंगों की चर्चा की है, जिसका विस्तृत चर्चा राजीव भाई ने भी अपने कई व्याख्यानों में भी किया है। जैसे कि सुबह 7 से 9 बजे हमारा पेट का समय है, 9 से 11 बजे हमारा तिल्ली का समय है। तो इसी तरीके से अब पेट और तिल्ली ये हमारे पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। कहने का मतलब अगर किसी को पेट में और तिल्ली में दिक्कत है, समस्या है, तो उसका पृथ्वी तत्व बड़ा है। अगर किसी का जन्म सुबह 7 से 9 और 9 से 11 बजे हुआ है, तो उसका जो प्रकृति है, उसकी जो प्रकृति है, वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। और ऐसा व्यक्ति पृथ्वी तत्व का मौसम में जब चक्र आएगा, उसी तरीके से आपको वो परेशानी का कारण बनेगा। अब यहाँ पर ये सारी विषयों को समझने के लिए संस्थान अपनी क्षमता अनुसार कोशिश कर रहा है, और जो समझ बनी है हमारी और हमारे चिकित्सकों की, उसी के आधार पर उन रोगियों को ठीक कर रहे हैं जो रोगी असाध्य हो चुके हैं। तो सिद्धांतों में कहीं कोई कमी नहीं है, और अगर हमारे या संस्थान के या किसी भी चिकित्सक के कोई सिद्धांत है और सिद्धांतों के आधार पर 80 और 90-95% तक वो केसों को ठीक कर पा रहा है, तो सिद्धांत में कहीं गड़बड़ी नहीं है, रोगी के संस्कार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मित्रों, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एक बार पुनः सिर्फ अजवाइन की। तो अभी हमारी कोशिश रही कि अपने आप को समझिएगा कि मेरा तत्व कौन सा है। तो मैंने एक पृथ्वी तत्व का बता दिया। उसी तरीके से 11 से लेकर के 1 बजे छोटी आंत का है, और 1 से फिर 3 बजे छोटी आंत का, और 1 से 3 बजे, यानी ये अलग अलग टाइम हैं। यहाँ पर आप एक स्क्रीन पर जैविक घड़ी देख ये देखेंगे, और ये गूगल पर बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। इसमें देखिएगा 9 से 11 प्लीहा आमाशय, 11 से 1 हृदय है, 1 से 3 हमारी छोटी आंत है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं।
तो कहने का सीधा सा जो मेरा अभिप्राय है मित्रों, कि अगर आपका जन्म 11 से 1 बजे हुआ है तो 11 से 1 बजे जो आएगा हृदय, वो अग्नि तत्व में आएगा। और आपको संयोग से मौसम में जब अग्नि आई और आपको खांसी हुई तो वही अजवाइन आपको काम नहीं करेगी। जैविक घड़ी को देखेंगे समझ में आ जाएगा, इसको बार बार कहने का सीधा सा अभिप्राय नहीं है। जिस तरीके से जैविक घड़ी 24 घंटे में अपना एक समय चक्र बदलती है, उसी तरीके से मौसम पर्यावरण भी कभी इस तत्व प्रदान होगा, कभी जल तत्व प्रदान होगा, कभी वायु तत्व प्रदान होगा, कभी पृथ्वी तत्व प्रदान होगा। यानी कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम है। यानी भारत में 3 ऋतु हैं। फिर विद्वानों ने जब उस पर धीरे धीरे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद फिर उसको विस्तृत किया तो वहाँ पर 6 ऋतु हैं। शरद कर दिया, शीत कर दिया, वसंत कर दिया, ग्रीष्म कर दिया, वर्षा कर दिया। और वर्षा ऋतु भी बहुत अच्छी ऋतु है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु जो होती है यानी चतुर्मास का जो बात आती है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी उसकी जानकारी आप लोगों को अपनी समझ अनुसार रख सकूँ। तो अजवाइन को एक नज़र में आप लोग थोड़ा सा फिर समझने की कोशिश करेंगे। आगे जैसा भी होगा आप अपने जो भी सवाल हैं जिन लोगों के, वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला एपिसोड उन सवालों के आधार पर मैं बनाऊँ। फिर पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने का जो सीधा सा अभिप्राय है, किसी भी विषय वस्तु को आप अपने व्यवहार में लाने के लिए जिस तरीके से उसको देखते हैं, उसी तरीके से अपने आप को देखिएगा कि मेरा तत्व क्या है। उस पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है। संस्थान हालांकि इस समय ऑनलाइन प्रशिक्षण का भी आगे आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे लोगों में या समाज में उन लोगों को पहुंचाएं। और ये एक इस तरीके की चिकित्सा मात्र नहीं है। मेरा जो अनुभव रहा है, ये जीवन के हर कदम पर आपको सहयोग करेगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अजवाइन की। और मैंने जो समझाने की कोशिश की है, मैं समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे मेरा जहाँ तक अनुमान है। फिर भी सवाल है तो कमेंट में रखिएगा। यानी अजवाइन वायु और जल तत्व प्रधान वाले व्यक्ति को आराम करेगी, लाभकारी करेगी। और ख़ास करके जल और वायु तत्व के समय जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनको अजवाइन लाइफ में यानी पूरी ज़िंदगी हर डिसीज़ में वो लाभकारी होगी। ये नोट कर लें आप लोग। विस्तृत जानकारी के लिए आप कमेंट में लिखेंगे या संस्थान के अन्य साधनों के माध्यम से आप जानकारी संस्थान से ले सकते हैं। लेकिन अग्नि वालों को वो लाभकारी नहीं होगी, आकाश वालों को लाभकारी नहीं होगी, पृथ्वी तत्व वालों को लाभकारी नहीं होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे अभी अजवाइन पर चर्चा की है, आगे घी पर बात करेंगे। यानी जो चीज़ें हमारी रसोई में हैं, क्योंकि रसोई एक वो विज्ञान है, सबसे बड़ा औषधालय है रसोई। रसोई के अंदर आपका जीरा है, हींग है, हल्दी है, मिर्ची है। ये चीज़ें एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान लिए हुए हैं। और रसोई का पालन करता है, भोजन का जो पालन करता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो अजवाइन को एक संक्षिप्त में हम पुनः समझने की कोशिश कर लेंगे। अजवाइन का जो रंग है ब्राउन, यानी आकाश तत्व। उसको भूनने के बाद उसके अंदर आ गया है अग्नि तत्व। अब यहाँ पर खांसी, पिछले वीडियो में मैंने बताया है जल तत्व और वायु तत्व। जिसका जन्म जल में और वायु में हुआ है जैविक घड़ी के आधार पर और मौसम के आधार पर। जल तत्व का जो समय होता है मौसम में, वो सर्दियों का आता है, सीधा सा आप नवंबर और दिसंबर मान सकते हैं। और वायु तत्व का जो मौसम होता है वो जनवरी और फरवरी के आसपास होता है, क्योंकि जनवरी फरवरी और जो अंग्रेजी के माह है इसके आधार पर नहीं, भारतीय संस्कृति हमारी हिंदी माह के आधार पर चलती है। पूष, माह, फाल्गुन। तो इस महीनों में कहने का मतलब जिनका जन्म जनवरी और फरवरी के आसपास हुआ है वो वायु तत्व प्रधान है। जिनका जन्म नवंबर और दिसंबर में हुआ है वो जल तत्व प्रधान है। और ऐसे लोगों को अजवाइन जिंदगी में हर डिसीज के लिए लाभकारी होगी। लेकिन जिनका जन्म ज्येष्ठ में हुआ है या आषाढ़ में हुआ है या श्रावण में हुआ है, कार्तिक में हुआ है, अगहन में हुआ है,
ऐसे लोगों के लिए लाभकारी नहीं होगी। तो मेरे आज का जो कहने का सीधा सा अभिप्राय रहा है, अपने आप को समझिए, आयुर्वेद की औषधि हो या आपके आसपास घर परिवार वाला कोई भी सदस्य हो, आपके जीवन में आने वाली विषय वस्तु हो, वो अगर आपको लाभकारी नहीं हो रही है मित्रों, तो आपका तत्व और उसका तत्व या तो एक है या फिर एक दूसरे के द्वारा संभाला नहीं जा रहा है, तो हमारे विचार भी नहीं मिलते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, पहल की है कि इस चीज़ को आप समझेगा और खास करके ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आकाश तत्व वाले और अग्नि तत्व वाले अजवाइन जैसे कलर की यानी गुड़ हो गया सेवन नहीं करें, चाय हो गई सेवन नहीं करें, यानी जिन चीज़ों की तासीर गर्म है यानी आकाश और अग्नि तत्व से संबंध रखती है, और जो व्यक्ति अग्नि और आकाश तत्व के समय पैदा हुआ है या आकाश और अग्नि तत्व के समय मौसम में जब ये तत्व आते हैं और अपने आप को बीमार या असहज महसूस करता है, तो सेवन न करें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आगे हमारी कोशिश है कि हम एक एक विषय को, एक एक तत्व को जल्दी आप सब लोगों के सामने प्रशिक्षण के रूप में रखूं, और समय समय पर हम कोशिश करते रहते हैं। अगर आप हमारे सभी वीडियो को क्रम से अगर आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि जो समझ हमारी बनी है संभवतः आप सब लोगों की भी बने। इसी तरीके से यहाँ पर हम रसोई की कोई दूसरी विषय वस्तु को लेंगे, अगले कभी फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी विषय वस्तु पर विशेष औषधि पर बात करनी है, चूँकि मैं एक चिकित्सक हूँ और मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले अपने जीवन में मुख्यता रखिएगा कि चिकित्सा से संबंधित या औषधि से संबंधित या मौसम से संबंधित आप चर्चा करें। हम अपने क्षमता अनुसार हमारी जो अभी तक समझ बनी है मित्रों, उसके अनुरूप हम आप लोगों को अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद ये रखता हूँ जिस तरीके से हमने और हमारे संस्थान के अनेकानेक प्रशिक्षुजनों ने इस पंच तत्व को समझने के बाद स्वयं और अपने आसपास के रोगियों को ठीक किया है, इस तरीके से इस पंचतत्व सिद्धांत को आप भी समझें। अगर कहीं समझने में अटकलें आ रही हैं तो संस्थान आपके साथ खड़ा है। इसी के साथ ही यही एक उम्मीद है और आप सब लोग इसको समझने की कोशिश करें। जो भी सवाल है अपने सवाल कमेंट में रखें या संस्थान के अन्य संसाधन हैं उनमें आप अपने सवाल रख सकते हैं मित्रों। अगला एपिसोड हम किसी और विषय पर लेकर के आएंगे, लेकिन जल्द ही 1-2 दिन में हम चतुर्मास की चर्चा करेंगे कि आखिर चतुर्मास के अंदर साधु संत ये एक जगह रुक क्यों जाते हैं और एक जगह रुक करके ये साधना क्यों करते हैं, यात्राएं ये क्यों नहीं करते हैं। चतुर्मास में हम देवताओं की यानी साधना हम करते हैं, योग अपने करते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। इसके पीछे विज्ञान क्या है और लॉजिक क्या है और ये अपने आप को स्वास्थ्य से जुड़ा कैसे है, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है। क्योंकि अभी हमारी भारतीय संस्कृति की जहाँ तक भी जो भी परंपराएं हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे मंच पर आए। कोशिश करूंगा मैं अपने अनुरूप, लेकिन एक विश्वास ये रखिएगा कि भारत की कोई भी संस्कृति और सभ्यता की चर्चाएं हैं, संस्कृति सभ्यता की परंपराएं हैं, रीत और रिवाज हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। किसी को संदेह है अपना सवाल संस्थान के सामने रखेगा, हम कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा है। और मैं मानता हूं कि अगर आपने या जिन लोगों ने या जिन जातकों ने या जिन व्यक्तियों ने या जिस समाज ने इस चतुर्मास का पालन कर लिया, तो आप समझिएगा वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेगा। जल्दी हम 1-2 दिन में आते हैं चतुर्मास पर, अपनी समझ अनुसार वैज्ञानिक लॉजिक के साथ में पंच तत्व को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हे प्रकृति शक्ति सौम्य रूपा, तू प्रणम्य है तुझको नमन। हे प्रकृति शक्ति सौम्य रूपा, तू प्रणम्य है तुझको नमन। तू ही सृष्टि का आधार है,
तुझको नमन